गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 बुलेटिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन रिपोर्ट में हम कवर करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी वो बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर छा गई। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आपसे छूट न जाए। You are watching Gully News. सबसे पहली खबर जो सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है वो है लखनऊ के लुलु मॉल से जुड़ी। यहाँ काम करने वाली एक युवती ने अपने सीनियर मैनेजर पर कई गंभीर आरोप लगाए। आरोपी का नाम फरहास उर्फ फराज है। पीड़िता के मुताबिक लुलु मॉल के पीछे चाय की दुकान पर मेरी उससे मुलाकात हुई थी, जहाँ से वो मुझे सूर्यवंशी होटल ले गया। होटल के कमरे में मुझे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया। मैं बेहोश हो गई और फराज ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। मैं जब होश में आई तो मेरे शरीर पर एक कपड़ा नहीं था। जब मैंने पूछा तो उसने वीडियो दिखाते हुए कहा कि अगर किसी को बताया तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दूंगा। फिर गालियां देकर कहने लगा कि अगर किसी को कुछ बताया तो वीडियो लीक कर दूंगा। वो ये दिखाकर मुझसे पैसे भी लेता रहा था। विरोध करने पर मारता पीटता था। इसके साथ ही धमकी भी दी कि अगर मैंने अपना धर्म नहीं बदला तो मुसलमान नहीं बनी तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 27 साल के मोहम्मद फरहास उर्फ फराज के रूप में हुई है। वो अयोध्या के रामनगर का रहने वाला है। 8 जुलाई को आरोपी थाने पहुंचा, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया और गिरफ्तारी की औपचारिकता के बाद कोर्ट में रिमांड पर भेजा गया। लखनऊ पुलिस और दक्षिणी जोन कमिश्नरेट की टीम ने साफ किया है कि इस मामले को सिर्फ व्यक्तिगत घटना नहीं माना जा रहा। अब पुलिस मॉल के अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है ताकि ये पता चल सके कि कहीं ये किसी संगठित नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है। इस खबर से जुड़े लोगों के कई रिएक्शन सामने आए हैं। ऋतु राठौर नाम की एक एक्स यूजर ने कहा, जिसका डर था वही होने लगा। लुलु मॉल क्या धर्मांतरण का नया अड्डा बन रहा है? मोदी सरकार ने अरब देश के अरबपति यूसुफ को भारत में लुलु मॉल खोलने की पूरी मदद की। उसके 8 मॉल भारत में चल रहे हैं। अब देखो वहाँ क्या हो रहा है। लुलु मॉल के सीनियर मैनेजर पे बड़ा आरोप। मैनेजर ने एक हिंदू युवती के साथ रेप किया, सिगरेट से उसका हाथ जला दिया और उस पे मुसलमान बनने का दबाव बनाया। ये भी सुनने में आया है कि ये मॉल हिंदू युवती और मुसलमान आदमियों को नौकरी देता है। हिंदुओं के अच्छे दिन ले आए मोदी जी। अंसार इमरान नाम के एक शख्स ने एक्स पोस्ट में कहा, लुलु मॉल का एक कर्मचारी कोई अपराध करता है तो उसके लिए पूरे लुलु ग्रुप को टारगेट किया गया। उसके मुस्लिम मालिक को दोषी ठहराया जा रहा है। मगर वही गिद्ध मीडिया गुजरात में पुल टूटने पर 6 लोगों की मौत हो गई, किंतु मजाल है वहां की भाजपा सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा है। बेचारा सारा गुस्सा केवल ठेकेदारों पर ही निकाल के शांत बैठ गया है। गिद्ध मीडिया और भाजपा समर्थक केवल आरोपी का नाम और धर्म देखकर पॉपकॉर्न की तरह उछलते हैं, वरना तो इनको किसी की मौत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है वो पिछले कुछ दिनों बहुत ज्यादा सुर्खियों में थी। इस खबर ने पूरे दुनिया के लीडरान को हैरान कर दिया है। अफगानिस्तान के इस्लामिक ग्रुप तालिबान को लेकर रूस ने बड़ा फैसला लिया है। रूस ने तालिबान को औपचारिक मान्यता दी है, यानी तालिबान को ऑफिशियली एक देश की सरकार मान लिया है। इस खबर के बाद दुनिया भर की नजरें भारत की तरफ थी। लोग ये सवाल कर रहे थे कि क्या भारत भी ऐसा कोई फैसला ले सकता है? क्या रूस की तरह भारत भी देगा तालिबान सरकार को मान्यता? नई दिल्ली के सामने 2 ऑप्शन है। अब देखना होगा कि रूस के इस फैसले से भारत समेत अन्य देशों का तालिबान सरकार के प्रति क्या रुख रहता है। क्या ये देश भी उसे मान्यता देंगे? हालांकि इस फैसले की कई लोगों ने आलोचना भी की है। लोगों का कहना है कि इससे ऐसी सत्ता को मान्यता मिलती है जो तानाशाही शासन चला रही है, महिलाओं के खिलाफ है और बुनियादी नागरिक अधिकारों को लगातार खत्म कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत ने तालिबान को फिलहाल औपचारिक मान्यता नहीं दी है। उन्होंने कहा, भारत की पूरी दुनिया में हमेशा से यही शैली रही है, तो वो अचानक कैसे तालिबान को मान्यता दे देगा? भारत ऐसा नहीं करेगा क्योंकि भारत अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से भी अपने रिश्ते बनाए रखना चाहता है। भारत थोड़ा हिचकता है क्योंकि वो चाहता है कि अमेरिका और यूरोप के साथ उसके रिश्ते बने रहे। भले ही भारत ने तालिबान को औपचारिक मान्यता नहीं दी, लेकिन उसने अफगानिस्तान के साथ एंगेज विदाउट रिकॉग्निशन की पॉलिसी जारी रखी है। जब रूस तालिबान को मान्यता दे चुका है और चीन पहले ही तालिबान के साथ गहरे कारोबारी और राजनीतिक रिश्ते बना रहा है, ऐसे में जानकार मानते हैं कि भारत के सामने 2 विकल्प है। या तो वो इसी एंगेज विदाउट रिकॉग्निशन की नीति को कुछ समय और जारी रखे या फिर धीरे धीरे औपचारिक मान्यता की तरफ बढ़े। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में लिखकर बताएं। विरोध के बीच उदयपुर फाइल्स मूवी के रिलीज को मिली हरी झंडी, सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार। देश में जब जब कोई चुनाव नजदीक आता है तभी कुछ फिल्में भी पर्दों पर रिलीज के लिए तैयार हो जाती हैं। एक फिल्म की जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से टीवी मीडिया से सोशल मीडिया तक छाई हुई है, उसे लेकर कोर्ट का बड़ा आदेश आ गया है।
फिल्म उदयपुर फाइल्स को रिलीज के लिए हरी झंडी मिल गई है। बीते कुछ सालों में मुसलमानों को टारगेट करते हुए विवादास्पद फिल्में बनाने का ट्रेंड चल रहा है। इस तरह की फिल्मों ने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया है। इसी तरह की एक और फिल्म रिलीज को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उदयपुर फाइल्स कन्हैया लाल टेलर मर्डर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। विवादास्पद फिल्म उदयपुर फाइल्स के खिलाफ मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की तुरंत सुनवाई से इनकार के बाद फिल्म को 11 जुलाई को रिलीज का रास्ता साफ हो गया है, जो पहले से ही निर्धारित था। ये फिल्म कई विवादास्पद विषयों पर आधारित है। इसी वजह से देश के सभी समुदाय के शांति और अमन पसंद लोग फिल्म की रिलीज का विरोध कर रहे हैं। बता दें, साल 2022 में राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। आरोप है कि मृतक कन्हैया लाल ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये मामला कोर्ट की छुट्टियों के बाद 14 जुलाई को संबंधित बेंच के सामने रखा जाए, यानी अब फिल्म तय समय पर रिलीज होगी। इतना ही नहीं, फिल्म में ज्ञानवापी का भी जिक्र है, जबकि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जानकारों की माने तो इस फिल्म के जरिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। जमीयत उलेमा हिंद ने भी दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जमीयत उलेमा हिंद का कहना है कि फिल्म हिंदुत्व एजेंडे को बढ़ावा देती है और देश में सांप्रदायिक सौहार्द को खतरे में डाल सकती है। बता दें, इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन रिलायंस एंटरटेनमेंट कर रही है, जिसे मुस्लिम विरोधी सामग्री परोसने के समर्थन को लेकर आलोचना झेलनी पड़ रही है। नासिर जुनैद की मॉब लिंचिंग में शामिल गौरक्षक ने क्यों की आत्महत्या, लगाए संगीन इल्जाम। साल 2023 में कुछ कथित गौरक्षकों ने हरियाणा के भिवानी में नासिर और जुनैद को गौमांस के शक में जिंदा जला दिया था। इस घटना के बाद देश भर के मुस्लिम समुदाय ने गुस्सा व्यक्त किया था। इस मॉब लिंचिंग में शामिल एक कुख्यात गौरक्षक से जुड़ी बड़ी खबर सुर्खियों में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुख्यात गौरक्षक ने अब आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के बाद उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो शिद्दत पसंद ग्रुप बजरंग दल के कुछ लोगों पर गंभीर इल्जाम लगा रहा है। दरअसल नासिर और जुनैद की मॉब लिंचिंग के बाद कथित गौरक्षक लोकेश सिंगला फरार चल रहा था। मॉब लिंचिंग के मुलजिम लोकेश ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। आगरा पलवल रूट की रेलवे पटरियों पर लोकेश का अधकटा शव बरामद हुआ है। लोकेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बजरंग दल के कुछ बड़े शिद्दत पसंदों पर मानसिक रूप से परेशान करने का इल्जाम लगा रहा है। लोकेश सिंगल की पत्नी ने इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। गौरतलब है कि साल 2023 में नासिर और जुनैद को गौमांस के शक में पहले अगवा किया गया था, फिर उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया गया। अंत में कथित गौरक्षकों की टीम ने नासिर और जुनैद को एक गाड़ी में बंद कर जिंदा जला दिया था। इस घटना में कुख्यात मुलजिम मोनू मानेसर को मुख्य आरोपी बनाया गया था। साथ ही आत्महत्या करने वाले लोकेश समेत कई अन्य लोगों को भी जुनैद नासिर मॉब लिंचिंग मामले में आरोपी बनाया गया है। अमन के शब्द बने जुर्म, हिंदूवादी संगठन की धमकी के बाद स्कूल ने हटाई कलमे की लाइन। देश में बढ़ती नफरती तनाव के बीच अमन और शांति का पैगाम देना जुर्म हो गया है। अब हिंदूवादी संगठन सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि दूसरे समुदाय के अमन पसंद लोगों को भी धमकी दे रहे हैं। आरोप है कि इसमें काफी हद तक ऐसे संगठनों को सियासी दलों के साथ प्रशासन भी मदद करता है। राजस्थान के कोटा के बख्शी स्प्रिंगडेल स्कूल को भी सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की कोशिश का खामियाजा भुगतना पड़ा। दरअसल कोटा के बख्शी स्प्रिंगडेल स्कूल में स्कूली बच्चों से कलमा पढ़वाने के आरोप लगे थे, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठनों ने जमकर बवाल किया और स्कूल मैनेजमेंट के साथ प्रशासन को भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। हिंदूवादी संगठनों की धमकी के बाद स्कूल प्रबंधन बैकफुट पर आ गया है। हिंदूवादी संगठनों के बढ़ते विरोध और शिद्दत पसंद संगठनों की आपत्ति के बाद स्कूल ने अपनी कथित गलती स्वीकार करते हुए विश्व हिंदू परिषद को औपचारिक पत्र भेजा है। स्कूल प्रशासन ने अपने पत्र में ये स्पष्ट किया है कि डेली होने वाली प्रार्थना से कलमा से जुड़ी लाइनें हटा दी गई हैं और आगे से ऐसी किसी प्रार्थना को दोहराया नहीं जाएगा। बख्शी स्प्रिंगडेल स्कूल प्रबंधन ने साथ में ये भी कहा कि ये गलती अनजाने में हुई और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए पूरी सतर्कता बरती जाएगी। स्कूल के प्रार्थना की एक वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसमें बच्चे सर्वधर्म समभाव प्रार्थना करते हुए बच्चों को देखा जा सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद और दूसरे दक्षिणपंथी संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। हिंदूवादी संगठनों का कहना था कि स्कूल में सर्वधर्म समभाव के नाम पर छात्रों से किसी खास धर्म की प्रेयर करवाना अनुचित है और इससे छात्रों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है।
स्कूल के खिलाफ भारी विरोध के बीच हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। अब जब स्कूल प्रशासन ने अपनी गलती स्वीकारते हुए प्रार्थना हटाने का आश्वासन दिया है, बहुत से लोगों ने ये सवाल उठाया है कि प्रशासन को जहां स्कूल और उसमें पढ़ाए जा रहे सिलेबस की हिफाजत करनी चाहिए, उसकी जगह वो धमकी देने वाले शिद्दत पसंद ग्रुप की पीठ थपथपा रहे हैं। सऊदी अरब के कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, भारतीयों के लिए किया ऐलान। खबर काफी दिलचस्प है। सऊदी अरब अब गैर सऊदी नागरिकों को 2026 से कुछ खास इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत देने वाला है। ये फैसला सऊदी कैबिनेट के जरिए एक नए कानून को मंजूरी देने के बाद लिया गया है। ये कदम सऊदी अरब की विदेशी इन्वेस्टमेंट को रिझाने और तेल के अलावा दूसरे फील्ड्स में अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के प्लान का हिस्सा है। सऊदी अरब के नगर निगम और ग्रामीण मामलों और आवास मंत्री और रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी के चेयरमैन माजिद अल हुगैल ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, इस नए कानून का मकसद रियल एस्टेट की आपूर्ति बढ़ाना, ग्लोबल इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स को अट्रैक्ट करना और सऊदी बाजार में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि ये कानून रियल एस्टेट एरिया में बड़े सुधार की रणनीति का हिस्सा है और इसमें सऊदी नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। इस नए कानून के तहत विदेशी नागरिक रियाद और जेद्दा जैसे कुछ चुने हुए इलाकों में प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। हालांकि मक्का और मदीना में धार्मिक महत्व के कारण खास नियम और शर्तें लागू होंगी। रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी ये तय करेगी कि कौन कौन से इलाके विदेशी खरीद के लिए खोले जाएंगे और इसके लिए डिटेल गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में आम जनता से राय भी मांगी जाएंगी। नए नियमों में बताया जाएगा कि आवेदन कैसे करें, कौन लोग प्रॉपर्टी खरीदने के पात्र होंगे और नियमों के पालन को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। ये फैसला सऊदी अरब की लंबी अवधि की आर्थिक योजना विजन 2030 का हिस्सा है। इसके तहत सऊदी अरब विदेशी डेवलपर्स और निवेशकों को अपने तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट सेक्टर में भाग लेने का अवसर देना चाहता है। साथ ही ये सामाजिक और कानूनी संतुलन बनाए रखने की भी कोशिश है। यूएई नहीं दे रहा 23 लाख में गोल्डन वीजा, दुबई की कंपनी रयाद ग्रुप ने अफवाह फैलाने के लिए मांगी माफी। बुधवार को खबर आई थी कि संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मात्र 23 लाख रुपए में भारतीय नागरिकों को लाइफ टाइम के लिए गोल्डन वीजा दिया जा रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद देश में इसे लेकर खूब चर्चा हुई, लेकिन अब गोल्डन वीजा को लेकर यूएई के अधिकारियों ने कहा कि 1 लाख दिरहम में भारतीय और बांग्लादेशी नागरिकों के लिए कोई गोल्डन वीजा नहीं है। बता दें कि 6 जुलाई को एक खबर सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि यूएई की सरकार ने एक गोल्डन वीजा प्रोग्राम को शुरू किया है। इसके तहत यूएई में प्रॉपर्टी या बिजनेस में बड़े इन्वेस्ट का तरीका अलग होगा। इसमें भारत में नामांकन आधारित गोल्डन वीजा के प्रारंभिक रूप का परीक्षण करने के लिए रयाद ग्रुप नाम की एक परामर्श कंपनी को चुनने की बात कही गई थी। इस मामले पर दुबई स्थित निजी कंपनी रयाद ग्रुप ने बुधवार को सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है और संयुक्त अरब अमीरात गोल्डन वीजा नियमों के बारे में मीडिया में गलत जानकारी फैलाने की पूरी जिम्मेदारी ली है। रयाद ग्रुप ने समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से एक बयान में कहा, हालिया रिपोर्टों और टिप्पणियों से जनता में पैदा हुए भ्रम के लिए हम बिना किसी शर्त के माफी मांगते हैं और हम ये सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि भविष्य में होने वाले संवाद स्पष्ट, सटीक और यूएई के कड़े नियामक ढांचों के अनुरूप हो। हम इस अवसर पर यह भी स्वीकार करना चाहते हैं कि रयाद ग्रुप के प्रबंधक निदेशक द्वारा की गई कुछ सार्वजनिक टिप्पणियां गलत थी। रयाद ग्रुप ने आगे कहा कि उनके द्वारा दिया गया बयान यूएई गोल्डन वीजा कार्यक्रम के संबंध में उनके उद्देश्य, सेवाओं के दायरे या उनके अधिकार की सीमाओं को सटीक रूप से नहीं दर्शाते हैं। कंपनी ने अपने बयान में आगे कहा, पूरी स्पष्टता के साथ दोहराना चाहता हूं, वर्तमान में नो गारंटेड वीजा, फिक्स प्राइस प्रोग्राम या आजीवन यूएई निवास जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं है और रयाद समूह ऐसी किसी भी व्यवस्था की पेशकश, समर्थन, भागीदारी या समर्थन नहीं करता है। भ्रम पैदा होने के कारण रयाद समूह गोल्डन वीजा के लिए प्राइवेट एडवाइजरी सर्विस को बंद कर रहा है। खराब दाल के लिए शिंदे के एमएलए ने कैंटीन मैनेजर को पीटा, बोले जहर दे रहा था तो आरती उतारता। मुंबई में कैंटीन मैनेजर को कथित तौर पर शिवसेना के विधायक को खराब दाल परोसना महंगा पड़ गया। विधायक जी दाल में आ रही बदबू के चलते हत्थे से उखड़ गए। पहले तो उन्होंने कैंटीन कर्मचारियों को खूब सुनाया और फिर कैंटीन मैनेजर को बुलाकर उस पर थप्पड़ और घूंसों की बारिश कर दी। पूरा मामला मुंबई के चर्च गेट इलाके के आकाशवाणी एमएलए कैंटीन का है। इस घटना का वीडियो क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिवसेना से शिंदे गुट के संजय गायकवाड़ बुल्ढाना विधानसभा से 2 बार के विधायक हैं। गायकवाड़ मुंबई के आकाशवाणी एमएलए आवास में रहते हैं। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर स्थित कैंटीन से खाना मंगवाया था। उनका दावा है कि खाना खाने के बाद ही उनको पेट में दर्द और बेचैनी महसूस हुई
और उल्टी आने लगी। खासकर उनकी शिकायत दाल की गुणवत्ता को लेकर थी। इसके बाद शिवसेना गुट के विधायक बनियान पहने और कमर पर तौलिया लपेटे कैंटीन पहुंच गए। कैंटीन में पहुंचकर उन्होंने कर्मचारियों से पूछा कि दाल किसने बनाई। वीडियो में देखा जा सकता है कि विधायक पहले कैंटीन मैनेजर को दाल सुंघाते हैं, फिर गुस्से में उसको थप्पड़ मारते हैं और उसके बाद घूंसा जड़ देते हैं। इससे वो जमीन पर गिर जाता है। जैसे वो जमीन से उठता है, विधायक उस पर फिर से थप्पड़ और घूंसा बरसाने लगते हैं। इस घटना के बाद जब पत्रकारों ने संजय गायकवाड़ से पूछा कि क्या उनको अपने बर्ताव पर पछतावा है, तो उन्होंने कहा, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। वो मुझे जहर परोस रहा था तो मैं क्या उसकी आरती उतारता। बाला साहेब ने हमें ये नहीं सिखाया है। ये शिवसेना स्टाइल है। जब जनता की सेहत का सवाल हो तो ऐसा कदम उठाना जरूरी हो जाता है। संजय गायकवाड़ ने आगे बताया कि वो कई बार कैंटीन के संचालकों से ताज़ा खाना देने की बात कह चुके हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। कैंटीन वाले रोज हजारों लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं और अब इसे सहन नहीं किया जा सकता। दिल्ली फ्यूल बैन वाले मामले में बड़ा अपडेट। किसे मिलेगा फ्यूल और किसे नहीं, आइए बताते हैं इस खबर में। 1 जुलाई से दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर बैन लगाने का नियम लागू हुआ था, लेकिन बढ़ते विरोध के बाद दिल्ली सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया। इसके बाद पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियां फिर से सड़कों पर आराम से घूमने लगी। लेकिन अब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इस नियम को आगे खिसका दिया है। यानी अब 1 नवंबर 2025 से ये नियम दिल्ली में तो लागू होगा ही, साथ ही एनसीआर के 5 जिलों में से अमल में लाया जाएगा। दरअसल 1 जुलाई से उम्र पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन नहीं देने के नियम का काफी विरोध हुआ था। आम जनता से लेकर विपक्षी पार्टियां तक इस नियम को वापस लेने के लिए कह रही थी। सरकार इस नियम को CAQM के आदेश पर लागू कर रही थी। आयोग ने यह आदेश दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दिया था, लेकिन बढ़ते विरोध के बाद दिल्ली सरकार ने CAQM को अपने फैसले की समीक्षा करने के लिए कहा। इसके बाद 8 जुलाई को CAQM की बैठक हुई। इसमें आयोग ने फैसला लिया कि 1 नवंबर से दिल्ली और NCR के 5 जिलों में एक साथ एंड ऑफ लाइफ वाला नियम लागू किया जाएगा। नेशनल कैपिटल रेंज वाले जिन 5 जिलों में ये नियम लागू हुआ है, उनका नाम है नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम। वहीं अब 1 जुलाई से नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल नियम लागू करने की बात आई, तो कई लोगों ने अपनी गाड़ियां बेचनी शुरू कर दी। जिन राज्यों में ये नियम लागू नहीं हुआ है, लोग वहां गाड़ी बेचने लगे। बाकी कई लोगों ने अपनी गाड़ी घर में ही खड़ी रखी। खैर, नियम में बदलाव तो हुआ नहीं, ये बस आगे खिसक ही गया है। आज नहीं तो कल पुरानी गाड़ियों पर खतरे की सुई फिर से चलने लगेगी। ऐसे में आप अपनी गाड़ी को घर रखने के बजाय इसे स्क्रैप करा सकते हैं। गाड़ी स्क्रैप कराने के आपको पैसे भी मिलेंगे। इस खबर के बाद लोगों का कहना है कि सरकार ने आवाम को फिर से चूना लगा दिया है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखें। बेतहाशा बारिश से देश की राजधानी दिल्ली बेहाल। आवाम ने सरकार को दिया चैलेंज, ये ठीक करके दिखाओ। 9 से 10 जुलाई 2025 की रात को दिल्ली NCR के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। पूसा, नजफगढ़, पालम और आयानगर जैसे इलाकों में भारी बारिश हुई, जिसमें पूसा में सबसे ज्यादा 72.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। IMD ने दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश की सूचना दी है। छतरपुर, ITO, MG रोड और प्रगति मैदान समेत कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की खबरें आईं। भारी बारिश के बाद हवाई सेवाएं प्रभावित हुई और रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली NCR में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है। बुधवार को खराब मौसम के कारण 6 फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया था। 4 फ्लाइट जयपुर भेजी गई और 2 फ्लाइट लखनऊ डाइवर्ट की गई। कुछ के रूट में बदलाव किया, कुछ उड़ानों में देरी भी हुई। तेज बारिश के कारण दिल्ली की कई सड़कों पर पानी भर गया और घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। गुरुग्राम की सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। गाड़ियां पानी में तैरती दिखी। सड़कों पर चल रहे लोगों की कमर के ऊपर तक पानी पहुंच गया। गुरुग्राम में बुधवार शाम 90 मिनट में 103 mm बारिश हुई। बीते 12 घंटे में 133 mm बारिश दर्ज की गई है। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर सभी कॉर्पोरेट ऑफिस और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की सलाह दी है। इधर MP के जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। बुधवार को नरसिंहपुर में नदी में बहने से 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं हरियाणा के कैथल में तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से जान चली गई। महाराष्ट्र के नागपुर में तेज बारिश के कारण 71 गाँव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा है। बोरगांव में 35 साल का युवक उफनते नाले में बह गया। उपलवाड़ी में भी 18 साल के लड़के की मौत हुई। नागपुर जिले के सभी स्कूल 9 जुलाई तक बंद रखने का आदेश था। पत्रकार सौरभ त्रिपाठी ने सरकार को चैलेंज दिया है इसे ठीक करने का। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा,
हिंदुस्तान की सड़कों, ड्रेनेज सिस्टम की हर साल बारिश में पोल खुल जाती है, मगर मजाल है कि ये ठीक हो जाए। दे बिल्डिंग, दे शहरीकरण हो रहा है, पर प्लानिंग नाम की चीज गायब थी, है और रहेगी। ये अंतिम सत्य सा लगने लगा है। अरे सरकारों, ये ठीक करके दिखाओ। और ये थी इस हफ्ते की अहम टॉप 10 खबरें। अगली बुलेटिन रिपोर्ट में फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहे, सुरक्षित रहे और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या आपने इस बुलेटिन रिपोर्ट को अपने ग्रुप में शेयर किया।